ये कहानी तालीमी मकासद के लिए है, इसके सारे किरदार फर्जी है और सिर्फ आपको लुत्फ देने के लिए लिखी गई है। 5. सॉरी दोस्तों, नाविल उस्तानी जी की केता सुनाने में मैं अब से एक बात शेयर करना तो भूल ही गया, और वो ये कि जब हम मौजूदा घर में नए शिफ्ट हुए थे तो घर की सेटिंग वगैरह के फ़ौरन बाद मैंने जो काम सबसे पहले किया था वो ये था कि मैं शाम को अपनी छत पर चला गया और आसपास की तमाम छतों का जायजा लेना लगा कि देखूं कि शाम को इस महल्ले का कौन कौन सा चेहरा छत पर आता है और उनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके साथ अपना टांका फुट हो सकता है। लेकिन इस दिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। पता नहीं क्या बात थी कि मुझे आसपास की सारी छतें खाली नजर आए, मतलब ये कि मुझे को भी खातून आको लड़की अपनी छत पर खड़ी नजर ना आई। मैं कुछ देर तक उधर उधर घूमता रहा, फिर वापस नीचे आ गया और अगले दिन मैं फिर इसी नियत से अपनी छत पर गया और इत्तेफाक से दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया और नीचे जाने के लिए वापस मारने लगा। एन इसी लम्हे के जब मैं वापस जा रहा था मेरे सामने वाली खिड़की नहीं यार, खिड़की नहीं बल्कि छत पर एक चांद चेहरा सितारा आंखों वाली बड़ी ही प्यारी सी लड़की नमूदार हुई। वो उम्र ही ऐसी थी कि हर गोरी औरत खूबसूरत लगती थी। इसका चेहरा कदरे लंबूतरा और आंखें बड़ी और होंठ कुदरती सारुख और रस से भरे हुए नजर आ रहे थे और इसने अपने सीने को एक बड़ी सी चादर से ढांपा हुआ था, इसलिए मैं चाहकर भी इसका नाप ना कर सका। इसके छत पर आते देख मैंने नीचे जाने का इरादा तर्क कर दिया और वापस जाकर इस लड़की को ताड़ने लगा और फिर मैंने देखा कि इस लड़की ने अपनी छत का एक चक्कर लगाया और फिर वो वापस जाने के लिए मुड़ी और जाते जाते इसने एक नज़र मुझे देखा और फिर वो अपने छत की रीलिंग की तरफ ई और एक नज़र नीचे गिल्ली में झांक कर देखा। इतनी देर में मैं भी अपनी छत की रेलिंग पर पहुंच चुका था। चुनांचे जैसे ही इसने गिल्ली में झांकने के बाद अपना सर उठाया तो इसने मुझे अपने सामने वाले छत पर मौजूद पाया। ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान हुई और फिर इसके बाद इसने मुझ पर एक भरपूर निगाह डाली और चंद सेकंड तक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही और हाय मार डाला। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ तो मिजाज थे हम भी, और कुछ इस खातून का इस तरह से मुझको देखना, सच कहता हूँ कि मुझसे तो देखा ना गया। इसकी निगाह में एक अजीब सी मस्ती और एक गहरी उदासी थी और इस मस्ती और उदासी के इम्तिजाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग भर दी थी। जरूर इसकी निगाह में ऐसी को बात थी कि मैं कुछ बेचैन सा हो गया और इसका इस तरह मेरी तरफ देखने से सच मानो मैं तो घायल सा हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ चीज़ मेरे दिल में जाकर गायब सी गई हो। खैर वो तो एक निगाह डालकर चली गई और मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा खाली नज़रों से इसकी छत को देखता रहा। फिर काफ़ी देर के बाद मैं नीचे उतरा और सीधा अपने एक जानने वाले के पास गया जो इसी महल्ले का कदीमी रहने वाला था और जिसने हमें ये घर लेकर देने में बड़ी मदद की थी के पास चला गया। वो मेरा दोस्त तो नहीं था लेकिन अच्छा जानने वाला ज़रूर था और इसके साथ मेरी अच्छी खासी फ्रैंकनेस भी थी। इसके साथ साथ वो मेरी तबीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसलिए सलाम दुआ के बाद जब मैंने इस पूछा कि एक बात तो बता यार, ये हमारे घर के सामने कौन लोग रहते हैं, तो मेरी बात सुनते ही इसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तुमने अरमीन खान उर्फ मीना को देख लिया है। तो मैंने कहा कौन सी अरमीन और कौन सी मीना। तो मेरी बात सुनकर इसने अपनी बाई आँख मींची और हंस कर बोला, हम सब जानते हैं बुच्चा। और फिर कहने लगा मीना के पीछे एक तो ही नहीं बेटा सारा महल्ला ही पागल हुआ फिरता है। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा लेकिन यार मेरी बात का यकीन करो कि वो एक निहायत शरीफ औरत है। तो मैंने इससे कहा यार तौबा कर, वो औरत नहीं वो तो एक सुंदर सी लड़की है, प्यारी सी नारी है। तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और कहने लगा साले वो लड़की नहीं पूरी औरत है, और औरत भी वो जो उम्र में तुमसे दो गानी होगी। तो मैंने कदरे हैरान होकर इससे कहा यार लगती तो वो बिल्कुल लड़की जैसी है। तो वो कहने लगा तुम्हारी ये बात भी ठीक है लेकिन हकीकत ये है कि वो काफ़ी उम्र वाली है। और फिर कहने लगा वैसे दोस्त वो है बड़ी शरीफ औरत। तो मैंने जल कर कहा यार तुमसे इसकी शराफत की गवाही नहीं लेने आया बल्कि ये बताओ कि इसका हुदूद बंद किया है और इसकी बायोग्राफी के बारे में कुछ रोशनी डालो। तो वो मेरी तरफ देखकर बोला यार मीना जितनी खूबसूरत औरत है ना ये इतनी ही बदकिस्मत है। फिर इसने मुझे मुख्तसरा बतलाया कि ये टाल वाले की सब छूटी बेटी है
और इसकी शादी अपने कजिन से हुई थी जो शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहता था और अपने ससुर के साथ ताल पर काम करता था। तो मैंने इससे पूछा कि क्या ताल वाले का अपना को बेटा नहीं है? तो जवाबा वो कहने लगा, नहीं यार, इसकी 5-6 लड़कियां हैं और आखिर में एक बेटा पैदा हुआ है, अरसला खान, जो अभी बहुत छोटा है और तुमने इसे देखा ही होगा, वो भी तमेरी साथ मैडम ज़ेबा के यहाँ पढ़ता है। फिर कहने लगा, यार, मीना की शादी के 2 साल बाद ताल वालों का किसी तगड़ी पार्टी के साथ लेन देन के मामले में झगड़ा हो गया था, जिसमें मीना के शौहर ने इस पार्टी के किसी बंदे का कुल्हाड़ा मार के सर खोल दिया था और इस पर दफ़ा 307 अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था और बाद में इसे 6-7 साल की सज़ा हो गई थी और इस बात को अब 2 साल हो गए हैं। और फिर कहने लगा, यार, इस लड़की मीना पर महल्ले के बहुत सारे से लोगों ने बहुत त्राह मारी, लेकिन ये किसी के भी हाथ ना यहाँ। इसका देखना इस तरह का है कि जिसको भी एक बार देख लेती है वो यही समझता है कि वो इसके साथ सीट हो गई है, लेकिन ऐसी कोई बात ना है, बस इसका देखना ही ऐसा है। सो दोस्त, अगर इसने तुमको भी नज़र भर के देख लिया है तो किसी खुशफहमी में ना रहना। फिर कहने लगा, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कि अगर तुम इस औरत के चक्कर में हो तो इस बात को भूल जाओ, क्योंकि वो तुमको कभी भी नहीं मिलने वाली। इसकी बात सुन कर एक बात तो क्लियर हो गई कि अरमीन खान उर्फ मीना एक शरीफ औरत थी, लेकिन इसने जिस अंदाज में मुझको देखा था, मेरा दिल इस बारे में कुछ और ही गवाही दे रहा था कि आखिर वो भी एक औरत थी, ऐसी औरत जो शादीशुदा और मर्द आशना थी और गुज़श्ता काफ़ी अरसा से पानी की प्यासी थी और जाहिर है जुज़्बात भी रखती हो गई। मज़ीद कुछ गुपशप के बाद मैं वहाँ से आ गया, लेकिन मैंने इसे ये बात हरगज़ ना बता थी कि इस दिन अरमीन ने मुझे कुन नज़रों से देखा था, क्योंकि हो सकता है वो ठीक ही कह रहा हो और जो मैं समझ रहा हूँ वो मेरा वहम ही हो। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, ज़रूरी नहीं मुझे भी औरों की तरह खेंगा ही मिले, क्योंकि इस किस्म की ख़वातीन के मामले में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। सो इस दिन के बाद मैं अरमीन की तार में अपने छत पर खड़ा होना शुरू हो गया। मीना कभी आती खब्बी ना आती, लेकिन जब भी वो अपनी छत पर आती तो मैं यूं जाहिर करता कि मैं सिर्फ इसी के लिए खड़ा होता हूँ। रफ्ता रफ्ता इसने मेरी इस उनकही बात को पिंक कर लिया और मुझे लिफ्ट तो हरगज़ ना कराई, लेकिन इसने मेरे छत पर खड़े होने का नोटिस लेना शुरू कर दिया था। चुनांचे अब वो भी इसी मखसूस टाइम पर छत पर आने लगी जिस टाइम मैं छत पर खड़ा होता था। अब इसकी रोज़ की रूटीन ये हो गई थी कि वो अपनी छत पर आती, फिर वहाँ से बाउंड्री वाल की तरफ जाती जिसके सामने मैं खड़ा होता था, और फिर वो एक गहरी नज़र मुझ पर डालती और फिर वापस चली जाती थी। मेरे लिए यही बहुत था। इसकी नज़रों में ऐसा तिलिस्म था कि मैं काफ़ी देर तक इसकी उन नज़रों को सोच सोच कर दिल ही दिल में मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। एक दिन की बात है कि वो हस्बन मामूल अपने टाइम पर आई और फिर अपनी छत के एक की बजा 2-3 चक्कर लगाए। आज वो मुझे कुछ बेचैन सी लग रही थी, क्योंकि छत पर चक्कर लगाते हुए वो चूर नज़रों से मुझे भी देखती जाती थी। फिर हस्बन रवायत वो अपनी छत की रेलिंग की तरफ आई और इसने एक नज़र नीचे गिल्ली में डाली। मैं भी हस्बन रवायत इसके बिल्कुल सामने वाली छत पर खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। गिल्ली में नज़र डालने के बाद इसने अपना सर उठाया और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। पहले की निस्बत आज इसका आंखों में आंखें डालकर देखने का दौरानिया कुछ तवील था, और फिर इसने जाते जाते दोबारा एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना नीचे वाला होंठ अपने दांतों में दाब लिया। और इसकी ये अदा इस कदर दिलकश थी कि बेइख्तियार मैंने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और अपनी तरफ से तो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में एक सांस भर छोटिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपनी तरफ से तो मैंने बड़ा ही रोमांटिक अंदाज अपनाया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं रोमांटिक अंदाज अपनाते अपनाते कुछ ज़्यादा ही जज्बात हो गया था। आखिर में इस अंदाज में मुसालहा कुछ ज़्यादा ही डाल गया था। नतीजा ये निकला कि मेरा ये अंदाज इसको मुतासिर करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही भोंडा और मिजाहिया हो गया था। इतना मिजाहिया कि मेरा वो एक्शन देखते ही इसके मुंह से हंसी का फवारा छूट गया, लेकिन फ़ौरन ही इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया और फिर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखते हुए नीचे की तरफ भाग गई। इसकी ये अदा देखकर मेरे दिल में मसरत के लड्डू फूट गए। आमने सामने घर होने की वजह से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना तो शुरू हो गया था, लेकिन ये आना जाना अभी सिर्फ लेडीज़ तक ही महदूद था, वो भी बहुत कम। मतलब अभी इतनी बेतकल्लुफ़ी ना हुई थी कि हम लोग मतलब में भी उनके घर फ्रेंडली आ जा सको।
खैर इससे अगले दिन वो मुझसे पहले ही छत पर मौजूद थी, शायद कपड़े धो रही थी, और इसके साथ इसकी उम्मी भी थी जिसे सब लोग मासी पठानी कहते थे। मासी पठानी सफ़ेद टोपी वाला बुर्का पहनती थी, जिसकी टोपी कम अज़ कम मैंने तो कभी भी नीचे गिरी हुई ना देखी थी। वो सारा दिन महल्ले में इधर उधर खुरती रहती थी, जबकि घर के सारे कामकाज अरमीन ही करती थी। और मज़े की बात यह है कि मैंने आज पहली दफ़ा मासी पठानी को बग़ैर बुर्क़े के देखा था। मासी को देखकर मैं इधर उधर हो गया और अरमीन की तरफ देखने से परहेज़ ही किया। मासी कुछ देर तक अरमीन के पास खड़ी रही, फिर वो वापस नीचे चली गई। इसे नीचे जाते देखकर मैं भी अपने खुफिया ठिकाने से बाहर निकल आया और अरमीन को ताड़ने लगा। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो मुस्कुरा दी और फिर कुछ देर बाद वो हस्बन मामूल अपनी गर्ल के पास आई और एक नज़र नीचे गिल्ली में जानका और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो वापस जाकर अपने कपड़ों के साथ लग गई। ये देखकर मैंने भी अपना नाका सख्त कर दिया और वही खड़ा रहा। अब वो कपड़े धोने के साथ साथ खब्बी खब्बी मेरी तरफ भी देख लेती थी। इस वक्त शाम अंधेरे में बदल रही थी जब इसने अपने आखिरी कपड़े मशीन में डाले और फिर इसने मशीन को चला दिया और वहां से होते हुए वो उन कपड़ों की तरफ गई कि जो इसने पहले से सूखने के लिए तार पर डाले हुए थे। फिर इसने तार से सूखे हुए कपड़े उतारे और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। अब मैंने बात आगे बढ़ाने की गरज किसी पुराने आशिक की तरह इसकी तरफ देखते हुए अपने सर पर हाथ फेरा, मतलब मैंने इसको सलाम किया। इसने मेरे इशारे को बड़े गौर से देखा, लेकिन कोई रिस्पांस दिए बगैर वो नीचे की तरफ उतर गई। इससे अगले दिन की बात है और ये वो दिन था कि जब मैडम निदा ने मुझे कहा था कि कल छठी करके मेरे घर आना। चुनांचे इस दिन स्कूल से छठी होते ही मैं भागम भाग मैडम के घर की तरफ रवाना हो रहा था और दिल में सोच रहा था कि आज तो मैं मैडम से खूब खेलूंगा। और इसके साथ ही मेरे जहन में मैडम का तसव्वुर आ गया और मैं आने वाले लम्हात के तसव्वुर में गाम चला जा रहा था। यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल से घर आते हुए रास्ते में एक गंदा नाला भी आता था जिस पर एक टूटा हुआ पाल भी था और ये काफ़ी वीरान सी जगह थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि 3-4 लड़के मिलके एक लड़के को मार रहे हैं। मैंने उन पर को खास तवज्जो ना दी क्योंकि मुझे मैडम के घर जाने की बड़ी जल्दी थी, लेकिन जो ही मैंने वो गंदा नाला उबूर किया तो मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई, भाई जान, भाजान। लेकिन मैंने वो आवाज़ सुनी इंसानी कर दी और झगड़े में ना पड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर जब इसी आवाज़ ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा तो मुझे राकना पड़ा और फिर जब मैंने मार कर देखा तो वो आवाज़ देने वाला और कोई नहीं, अरसला खान था, अरमीन का छोटा भाई और हमारा हमसाया। जैसे ही मेरी नज़रें इसकी नज़रों से टकराईं तो इसने एक बार फिर इल्तिजाया लहजे में मुझे पुकारा और फिर मैंने देखा कि एक बच्चे ने अरसला खान को गिरेबान से पकड़ा हुआ था, जबकि बाकी 2 बच्चों ने इसका एक एक बाजू पकड़कर इसे मरोड़ा हुआ था और वो लड़का जिसने इसको गिरेबान से पकड़ा था वो अरसला को मुसलसल थप्पड़ मार रहा था। अरसला मार खाते हुए मेरी ही तरफ देख रहा था और जब इसने देखा कि मैं इसको देख रहा हूँ तो वो जल्दी से बोला, भाईजान मुझे उनसे बचाई, ये मिलकर मुझे काफ़ी देर से मार रहे हैं। इसकी बात सुन कर मैं उनकी तरफ बढ़ा और उन बच्चों को अरसला खान को छोड़ने को कहा, लेकिन वो तीनों इस वक्त बड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात न सानी बल्कि मुझे भी माँ की गाली दे दी, जिसे सुन कर मुझे भी तैश आ गया और मैंने इस लड़के को जिसने अरसला को गिरेबान से पकड़ा हुआ था और गाली दी थी इसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक जोर का मुक्का इसकी गर्दन पर दे मारा, जिससे वो चकरा कर नीचे गिरा। इसके बाद मैं उन 2 बच्चों की तरफ मुतवज्जे हुआ जिन्होंने अरसला को बाज़ाहे से पकड़ा हुआ था और उनको बाजू छोड़ने को कहा। अपने साथी का हाल वो देख ही चुके थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी मुज़ाहमत के बाद इसके बाजू छोड़ दिए। अब मैं दूसरी तरफ वो बच्चा जो मेरे मुक्के से नीचे गिरा था इसे अलिफातेता देखकर अरसला तकरीबन रोते हुए बोला, भाई इसने मुझे बहुत मारा है। इसकी बात सुन कर मैंने इस बच्चे को दोनों बाज़ाहे से पकड़ा और अरसला को कहा कि अब तुम इसको मारो। ये सुनकर अरसला आगे बढ़ा और इसने इस बच्चे को काफ़ी थप्पड़ मारे। थप्पड़ खा के बच्चा और भी गुस्से में आ गया और अरसला को गालियां देना शुरू हो गया, लेकिन फिर चौथे पांचों थप्पड़ पर ही वो बस कर गया और रोने लग गया। वो रोता भी जाता और हम दोनों को गालियां भी देता जाता था। अब चूंकि छठी का टाइम था इसलिए थोड़ी ही देर में वहां पर लड़कों का काफ़ी रश लग गया और फिर उनकी कोशिशों से ही हमारे दरमियान बीच बचाव हो गया और फिर जब हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई तो मैं अरसला को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। कहानी जारी है पार्ट 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।